हाँ जी, मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूं क्या मैं लाइव हूं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं या नहीं। लेट मी चेक वंस आई एम लाइव और नॉट। लाइव भी हूं, ऑडिबल भी हूं, विजिबल भी हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन आप लोग यहां पर देख रहे हैं। स्पेशली टारगेट कर रहे हैं May 25 और उसके बाद के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उन सभी बच्चों को। वो बच्चे जो भी इस समय 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में बिजी है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन इनकी क्लासेस ली जाए। अब ये एक चैप्टर खत्म कर लेने के बाद, बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर खत्म करने के बाद सफलता बैच को भी थोड़ा विराम दिया जाएगा और हम इस बैच को कंटिन्यू करेंगे आपकी 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस हो जाने के बाद। करेक्ट, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं हमारा टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आज का लेक्चर नंबर 2। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं अपनी जिंदगी में ये 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूं: पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। दोस्तों मेरा टाइमिंग है शाम को 6 बजे सफलता बैच। जैसे कि मैंने अभी कहा, इस बैच के लिए हम स्पेशली ये बैच उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जो May 25 सितंबर 25 की तैयारी कर रहे हैं और अभी 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक पढ़ाने के बाद थोड़ा विराम यहां पर देंगे। अब है मेरे भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अगर आप जानना चाहते हैं सीए कैसे किया जाता है, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक नहीं रोकना है, उसके आगे करियर को एक्सप्लोर करना है, तो ये वाला एक क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन करेंगे, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने आपको पूरे सीए कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप रिविजन्स करना चाहते हैं, जनवरी 25 के स्टूडेंट है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट की, तो ये क्यूआर कोड है। इसे क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे साथ पूरी टीम के साथ रिवीजन कर सकते हैं। पूरी रिविजनरी वीडियोस की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर तरीके से यहां पर बनी गई है। दोस्तों एकाग्रता आप लोगों के लिए लेकर आया है सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शंस। हाँ जी, आप यहां पर देख सकते हैं 2 टाइप के सब्सक्रिप्शंस है, एक है महापैक, दूसरा है महापैक प्रो। तो महापैक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस मिलती है, जितने भी एजुकेटर्स है सबके कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है। महापैक प्रो में एक्स्ट्रा आपको मिलती है हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स और मेंटरशिप सेशंस। करेक्ट, हम लोग देख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, जहां से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। स्टार्ट्स विद एन इवेंट, इवेंट से पूछते हैं 3 सवाल। अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है, पॉजिटिव है, तो वो बन जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, वी पास जर्नल एंट्रीज। After we pass journal entries, we post it to ledger accounts. Thereafter, we prepare the trial balance and then preparation of financial statements. And last में होता है analysis of financial statements. So दोस्तों इस तरीके से अमेजिंग चीजें यहां पर की जाती है। हम लोग यहां पर बैलेंस कंफर्मेशन की प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम ये 2 टॉपिक पढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला सवाल हमारे सामने था कि आखिर एक बैंक होता क्या है। What is a bank? So bank is a financial institution that deals in money. जब मैं कहता हूं deals in money, तो इसका मतलब होता है 2 चीजें। नंबर 1, it accepts the deposits and it lend the advances. तो हम लोगों के पास, जिनके पास सरप्लस पैसा होता है, बैंक हमसे वो पैसा इकट्ठा करती है बाय वे ऑफ वेरियस अकाउंट्स, जैसे कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, और हमको उस पर इंटरेस्ट देती है। और बैंक हमको ही क्या करती है, ये पैसे को लोन बनाकर देती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको टेक्निकली बैंकिंग की लैंग्वेज में कहा जाता है स्प्रेड, और ये जो स्प्रेड होता है ये बैंक की इनकम होती है। What are the various types of banks? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए डिस्कस करें, सेंट्रल बैंक, किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, लोगों को लगता है कि उसका प्राइमरी काम जो है, फंक्शन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट्स को प्रिंट करना है। वेल रियली स्पीकिंग कुछ हद तक आप सही सोच रहे हैं, बट अगर आप ये सोचते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम सिर्फ करेंसी नोट को प्रिंट करना है, तो गलत है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो है किसी भी देश में, हमारे देश में, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मैनेज करना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब होता है जब सारी चीजें बहुत सस्ती चल रही हो, मंदी का समय है ना। तो जब हमारे देश में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिक्चर में आता है, और वो आकर कुछ ऐसी चीजें करता है जिसको टेक्निकली कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और वो हमारे देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रेगुलेट करता है। तो सबसे एक पहले बैंक होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। फिर कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स, आल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस बैंक्स। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है ऐसी बैंक्स
जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। नॉन कमर्शियल बैंक्स मतलब उनको सोशल बैंक्स नहीं कह सकते, रादर उसका नाम मैंने यहां लिखा है स्पेशल पर्पस बैंक्स। एग्जांपल देखिएगा इसका, जैसे यहां पे मैंने लिखा है नाबार्ड। अब ये नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर किसानों के लिए स्पेशल एक बैंक बना है। दूसरा है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु उद्योग, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए बना है। एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब समझना इनको स्पेशल पर्पस बैंक्स क्यों कहा जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज ये जो बैंक्स है इनका एक उद्देश्य है, एक पर्पस है जिसकी वजह से ये बैंक्स बना है। इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो काम है कमर्शियल बैंक का। इनका ऑब्जेक्टिव है कि जिस उद्देश्य से ये लोग बने वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो अगर हमारा उद्देश्य है कि भैया हमें ग्रामीणों को या किसानों को सपोर्ट करना है, तो वो उद्देश्य के लिए बना है सिडबी। ऐसा नहीं है कि किसानों को नॉर्मल कमर्शियल बैंक में लोन नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन जब ये किसान किसी भी नॉर्मल कमर्शियल बैंक में जाएंगे तो वहां पर परेशानी हो सकती है। उन लोगों को इतनी आसानी से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक का उद्देश्य क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे क्या करना है, पैसा कमाना है। तो वहां पर वो किसानों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे। हो सकता है वहां पर किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हो, मल्टीपल चक्कर कटवाए जाए, कुछ गिरवी मांगा जाए, कुछ ऐसी चीजें जो किसानों के पास नहीं है, वो बेचारे किसान है, वो कहां से लेकर आएंगे। लेकिन ये चीजें वहां पर हो सकती है। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशंस डिफाइन की है, कुछ गाइडलाइंस डिफाइन की है, और जो भी बैंक उन कंडीशंस और गाइडलाइंस को फुलफिल करता है वो बैंक का नाम एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेड्यूल में आता है। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, और वो बैंक बन जाती है शेड्यूल्ड बैंक। कौन सी बैंक कहलाती है, शेड्यूल्ड बैंक। जो बैंक वो गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करती है वो कहलाती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शॉर्ट में समझिएगा, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं होती है, नॉन रिस्की और लेस रिस्की। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिलेटिवली रिस्की बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। अब यह समझिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होता है। अब ये मैक्सिमम को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा जी, ये देखो यहां पर समझो, ये हो गया इक्वल 50%, 50% इक्वल। 50% पे क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको 1% ज्यादा किया, ये साइड अगर 1% ज्यादा होता है, 51 होता है, तो ये बन जाएगा 49। तो अब क्या होगा, ये कहलाएगा मेजॉरिटी और ये कहलाएगा माइनॉरिटी। तो अब अगर मैं ये हम आगे चल के एक चैप्टर में इस पे बात भी करेंगे, कंपनी अकाउंट्स में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर। लेकिन अभी के लिए इतना समझिएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग आए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास 51% और उससे ज्यादा शेयर्स होने जरूरी है। तो अगर किसी बैंक में 51% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं तो वो कहलाती है पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर किसी बैंक में, या मैं कहूंगा कोई बैंक प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, तो वो कहलाती है प्राइवेट सेक्टर बैंक। एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कैसी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। फिर आती है फॉरेन बैंक्स। अब जैसे कि नाम से पता चलता है, फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये बैंक बनी कहां है, इंडिया के बाहर है, बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। लेकिन ये धंधा, ये बिजनेस कहां कर रही है, इंडिया में कर रही है। शोभजीत दास, गुड इवनिंग भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट है कोऑपरेटिव बैंक। अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ बैंक विच इज ऑफ द पीपल, विच इज फॉर द पीपल, विच इज बाय द पीपल। तो आप इसकी शुरुआत या इसके एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं, आपने महिला बचत गट के बारे में सुना होगा।
लेडीज लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, ये क्या करता है, ये जैसे कुछ पैसा सेव करता है और सेव करके ये पैसा आपस में ही सर्कुलेट करता है। तो महिलाओं का कुछ ग्रुप बन जाता है, शायद वो सेम लोकेलिटी में रहती है, सेम सोसाइटी में रहती है, सेम कॉलोनी में रहती है। अब ये जो भी अपनी मेहनत मजदूरी करती है, जो महिलाएं काम करती है वो काम से, जो काम नहीं करती है वो अपने पति के पास से जो भी पैसा लेती है, उन पैसों से जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि भाई साहब हर महिला जो है हर महीने में, सपोज एग्जांपल लेते हैं, 500 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी और 10 महिलाओं का ग्रुप बन गया, तो 500 रुपए इंटू 10 मतलब कितना हो गया बेटा जी, 5,000 रुपए हो गया। तो अब हर महिला 500 रुपए हर महीना कंट्रीब्यूट करेगी, समझिएगा, और हर महीने जो 5,000 रुपए इकट्ठा होता है, ये 5,000 रुपए जिसको जरूरत है उसको दे दिए जाएंगे। मतलब सपोज किसी के घर में कोई काम है, बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराना है, कोई मेडिकल का काम है और उसके पास एकदम से पैसा नहीं है, तो वो महिला वो 5,000 रुपए ले लेगी और वो कंटिन्यू करती रहेगी, मतलब अगले 10 महीनों तक वो हर महीने 500 रुपए भर रही है। तो इट इज लाइक EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको 5,000 रुपए का लोन मिल गया, जिसके बदले आप हर महीने 500 रुपए क्या पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। मतलब दिस इज अ बैंक ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर अलग से वीडियो में बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को अभी के लिए बता देता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक का जो कंसेप्ट है ना, इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सांगली गांव से। हाँ जी, जहां पर मिल्कमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सबसे पहले बनी थी। मतलब सोलापुर सांगली ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां के जो मिल्कमैन्स थे, जो दूध वाले थे, उन्होंने मिलकर खुद के लिए ऐसा एक बचत गट बनाया, एक ग्रुप बनाया, जो बाद में जाकर कोऑपरेटिव बैंक कहलाया। समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ बैंक? तो बैंक के जो काम होते हैं उसको हम ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बैंकिंग फंक्शंस और दूसरा नॉन बैंकिंग फंक्शंस। क्या क्या कह रहा हूं मैं? एक बैंकिंग फंक्शंस, दूसरा नॉन बैंकिंग फंक्शंस। मेरे साथ इस समय कॉल पे जुड़ चुके हैं सीए निशांत कुमार फ्रॉम प्रयागराज। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है सर आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। तो बस मैं अभी इस समय सफलता बैच में लाइव हूं, बच्चों को सफल करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है सर। बस सर, बहुत हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, बस यही अंदर से आवाज निकल रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप करिए सर, करिए, फिर उसकी बात करते हैं। आज आपका क्लास हो गया सफलता बैच में सर? हाँ सर, मेरा हो गया। कैसा रहा सर आपका क्लास? अच्छा था सर। चलो बहुत बढ़िया सर। मैं बच्चों को अनाउंस कर चुका हूं कि मेरा ये जो चैप्टर है, जो मैंने कल चालू किया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका दूसरा लेक्चर मैं आज ले रहा हूं, जो शायद अगले हफ्ते भी 2-3 दिन चलेगा। ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं सफलता बैच को पूर्ण विराम दूंगा, क्योंकि अब बच्चे जो है वो पूरी तरह 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में बिजी है सर। हाँ, तो आपका क्या मानना है सर इस चीज में? बिल्कुल सही मानना है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये 12th के एग्जाम से थोड़े से फ्री हो जाएंगे जब स्टूडेंट्स, तो जब उनकी क्लासेस, जब वो उनका फाउंडेशन का एग्जाम आने वाला होगा, तब हम उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा मेहनत करेंगे। और अभी मुझे लगता है ये जो समय हमारे पास बचेगा, इसको हम ज्यादा बेहतर इन्वेस्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो जनवरी 25 में एग्जाम्स देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, करता हूं मैं आपको थोड़ी देर से कॉल। ओके सर, थैंक यू सर। सो ये थे, आवाज सुन रहे थे आप, दी निशांत सर प्रयागराज की, ठीक है। सो बैंकिंग फंक्शंस, नॉन बैंकिंग फंक्शंस। बैंकिंग फंक्शंस में आते हैं 3 हिस्से: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग एडवांसेस एंड मिसलेनियस फंक्शंस। अब यहां पर बैंकों के फंक्शंस को समझिएगा। सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या? जो भी लोग हैं, देखो बैंक्स बनती किससे है? हाँ, आपको अगर ये लगता होगा, मैं एक बेस्ट चीज आपको बताऊं आपने शायद इसके बारे में सुना हो कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो, ठीक है। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं और जो भी लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मुझे तो सबसे पहले इसके बारे में बताओ, कितने लोगों को पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में? कितने लोगों को पता है? मैं एक अमेजिंग स्टैट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मुझे एक ही मिनट दीजिए। गूगल देवता हमारे सामने प्रकट हुए। सो
प्रधानमंत्री जन धन योजना अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और सच बता रहा हूं, मतलब होश तो डेफिनेटली उड़ जाने हैं आप लोगों के। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, सब लोगों को। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, अच्छे से दिख रही होगी। हाँ जी, अब अच्छे से दिख रही है। मैंने गूगल पे जाके टाइप किया है अमाउंट कलेक्टेड इन प्रधानमंत्री जनधन योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनधन योजना के नाम से एक योजना अनाउंस की थी 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, जिसके तहत अब जो हमारे देश के पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग जो है वो अब बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना किसी धनराशि के। मतलब गौर करने वाली बात यह है कि आज अगर हम बैंकों में जाकर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमको उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ता है बैंकों में, और जब तक वो मिनिमम अमाउंट जमा नहीं होता वी कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चालू की थी, जहां पर हमारे देश के पिछड़े वर्ग को, जो बैंक और बैंकों की फैसिलिटी से अभी तक उसका फायदा नहीं उठा पाया है, उन लोगों के लिए एक योजना अनाउंस की थी, जहां पर बिना किसी बैलेंस के वो बैंकों में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री की और पूरे बैंकिंग सिस्टम की एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई साहब इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई खास इकट्ठा पैसा होगा नहीं। लेकिन डेटा आप लोगों के सामने है। As per the recently published data 2023 from the Reserve Bank of India, the total balance in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account has crossed to a milestone of 2 lakh crores. Can you believe me? क्या हमने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई साहब जनधन योजना लेकर आते हैं, जहां पर हम हमारे देश के ऐसे लोगों को अकाउंट खोल के देंगे, ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधा देंगे जिन लोगों का आज तक बैंक में कोई काम नहीं पड़ा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये एक मुहिम चालू करी, तब कहीं ना कहीं उम्मीद कुछ नहीं थी कि भाई साहब अब ये लोग क्या ही पैसा जमा करेंगे। मतलब हम तो इनको कैसे तो बैंक तक लेके आ रहे हैं, ताकि सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी वगैरह जाती है, वो बिचौलियों के थ्रू ना जाकर सीधा सीधा उन लोगों के खाते में चली जाए, है ना। चाहे किसान को कोई सरकार की तरफ से कुछ पैसा जाना है, किसी को कोई मुआवजा जाना है, कंपेंसेशन जाना है, सीधा वहां चले जाए। कितना पैसा जमा किए हैं भैया? 2 लाख करोड़। 1 सेकेंड भाई साहब, माइंड बॉगलिंग फिगर। 2 लाख, लाख में होता है 5 जीरो। अब इसके पीछे करोड़, करोड़ में 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। And we still say India is a poor country, man. Bring it on. लेकर आओ उसको हमारे सामने। जो भी कहता है कि भारत एक गरीब देश है, कैसे गरीब हुआ? अरे हमारे देश में जब गरीब भी अकाउंट खोलता है, तो वो अकाउंट खोलकर बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपया लेकर आता है। एक बात बताइए जरा, कौन बोला कि हम गरीब देश हैं? भारत सोने का चिड़िया था, सोने का चिड़िया है, और मां कसम सोने का चिड़िया ही रहेगा। किसी माई का लाल की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे देश में आकर हमारे देश को लूट कर चला जाए। अरे कितना भी लूट लो, हमसे हमारा पैसा लूटोगे, हमसे हमारा सोना लूटोगे, चांदी लूटोगे, तुम हमसे हमार कला नहीं लूट सकते हो, तुम हमसे हमारा मेहनत नहीं लूट सकते हो, हमसे हमारा काबिलियत नहीं लूट सकते हो, हमसे हमारा बुद्धि नहीं लूट सकते हो। ये देखो, ये उसका जीता जागता सबूत है। मां कसम, बैंक का पहला फंक्शन पता है क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। लोगों से पैसे इकट्ठा करना ताकि बैंकिंग सिस्टम में पैसा है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मनी केप्ट आइडल इज मनी वेस्टेड। मैं घर में चाहे कितना भी पैसा रख लूं, वो पैसा वेस्ट रहेगा, आइडल हो जाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम में पैसा है ना, तो पैसा यूज होगा, इस्तेमाल होगा। क्योंकि जिन लोगों को धंधा करना है, बिजनेस करना है, इंडस्ट्रीज डालनी है, वो लोग क्या करेंगे? बैंक के पास आएंगे, बैंक से कर्ज लेंगे, लोन लेंगे और अपना धंधा चाहे। भैया हर कोई शार्क टैंक इंडिया में थोड़ी जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम है लैंडिंग एडवांसेस। जैसे कि मैंने कहा, बैंक हमसे ही पैसा लेती है और जिसको जरूरत है उसको पैसा देती है। इसको टेक्निकली कहा जाता है चैनलाइजिंग मनी। तो चैनलाइजिंग मनी का मतलब होता है रूटिंग द मनी, मतलब जिसके पास ज्यादा है उससे पैसा लेकर जिसके पास कम है उसको दे देना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शंस,
बैंक ऑल्सो परफॉर्म मिसलेनियस फंक्शंस लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड सर्विस। सिंपल भाषा में क्या है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड मतलब क्या? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या? तो भाई साहब मेरे को कोई शॉपिंग करनी है, मेरे को कोई परचेजिंग करनी है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे खाते में उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बैंक से कार्ड ले सकता हूं क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? उधारी पे। मैंने बैंक से उधारी पे एक कार्ड ले लिया, सिंपल सी बात है, उधारी पे एक कार्ड ले लेना, खत्म। अब क्या? बैंक ने मुझे वो कार्ड उधारी पे दिया विद सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट के साथ। अब समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उस कार्ड से जितना चाहूं खर्चा कर सकता हूं अप टू दैट लिमिट, लेकिन मुझे एक टाइम फ्रेम में बिफोर द ड्यू डेट वो पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। और अगर मैं वो पैसा बैंक को नहीं लौटाता हूं तो बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक ने मुझे एक उधारी वाला कार्ड दे दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितने लोग भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, 20% मैक्सिमम, हायर नंबर दे रहा हूं मैं, 20% लोग ही ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरते होंगे। 80% लोग नहीं भरते हैं। जो 20% लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग नहीं है जो बैंक को कमा के देते हैं। अरे भैया, वो जो 80% लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं भरते हैं, उस ससुरा बैंक के कस्टमर हैं। समझ रहे हो? वो लोग हैं जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बैंक को ये फंक्शंस करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने में बैंक को इनके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शंस भी करने पड़ते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि आपने देखा होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स में डील करता है आजकल बैंक। जैसे कि आपने देखा होगा सोने और चांदी के सिक्के खरीदना और बेचना, अक्षय तृतीया हो या गणेश चतुर्थी हो या फिर दशहरा हो या फिर दिवाली हो या फिर धनतेरस हो, आजकल सोना और चांदी सिर्फ गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार के पास नहीं मिलता है। बैंकें भी सोना खरीदती है और सोना बेचती है। बुलियंस जैसे कहते हैं, जो सोने के सिक्के होते हैं ना, जो स्क्वायर वगैरह, जिसको बिस्किट्स कहा जाता है, उसको बुलियन कहा जाता है। बुलियन का मतलब होता है रॉ गोल्ड। तो बैंक वो भी खरीदती बेचती है। बैंक एजेंसी सर्विसेज करती है, कलेक्शन एजेंट बनती है। काफी बार आपको कोई मूवी की टिकट लेनी है तो आप बुक माई शो पे जाते हो। दिलजीत दोसांझ का आपको अगर कंसर्ट का टिकट चाहिए, वैसे तो मिलता नहीं है पर चाहिए तो बुक माई शो पे जाते हो। वैसे ही काफी सारी मोबाइल कंपनीज अपने बिल के पेमेंट जो है वो बैंक से एक्सेप्ट करती है। इंश्योरेंस का पैसा बैंक में जाके भर। अरे भैया, बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेटेस्ट में आजकल ये जो इतना ऑनलाइन बैंकिंग चला है ना, क्यूआर कोड स्कैन करो, हर एक ट्रांजेक्शन पे 2% बैंक कमाता है। मतलब एक बार इमेजिन करो वॉल्यूम कितना होगा। जस्ट फॉर अ सेकेंड, आई एम श्योर आजकल आप लोग भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हैं। जहां पर पेमेंट गेटवे लगा, जहां पर चाहे वो क्यूआर कोड हो या फिर इंटरनेट पेमेंट आप करते हो, हर एक स्कैनिंग पे, हर एक इंटरनेट ट्रांजैक्शन पे बैंक 2% लेकर जाता है। तो ये बैंक की इनकम्स है। रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बेटा जी, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। ये दोनों पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, कि अगर ये 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये आइडियली मैच होने चाहिए थे, पर अगर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं तो फाइंडिंग आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस कि क्यों मैच नहीं हो रहे हैं और रिजॉल्व दोस डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना। ये 2 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन क्या है, चेक कीजिएगा। एक तो है बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और दूसरा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आई रिपीट, बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कैश बुक मतलब कौन मेंटेन करता है? हम कौन है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए और बैंक के हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस है। आइडियली बेटा दोनों बैलेंस मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट होल्डर के और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो आइडियली तो ये बैलेंस मैच होना चाहिए। बट अगर ये बैलेंस मैच नहीं होता है तो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और वर्ड रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बेटा जी टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस एंड देन टू रिजॉल्व दोस डिफरेंसेस। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी भाषा में स्टेटमेंट इज व्हाट?
आपने ये डायग्राम देखा होगा, डेटा, डेटा पे करते हैं प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग के बाद आता है इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज अ डेटा? आखिर ये डेटा किसे कहा जाता है? डेटा मतलब बहुत सारा कलेक्शन। डेटा कैन नॉट बी मीनिंगफुल, डेटा इज टू मच, डेटा कैन बी इनकम्प्लीट, डेटा कैन बी अनरिलायबल, डेटा कैन बी अनसैचुरेटेड, सो मच प्रॉब्लम। बट अगर मुझे उस डेटा से कोई जानकारी निकालनी है, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मुझे पहले उस डेटा पे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या होता है? A statement is a systematic presentation of a data in a tabulated format between columns having column headings known as captions and rows having row headings known as stubs, capable enough of generating the desired information. हम जब सुबह सुबह स्कूल में पहुंचते हैं दोस्तों, ठीक है, तो स्कूल में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारी कोई ऐसी अलग से पहचान नहीं होती है। हर एक बच्चा अपने कंधे पे बैग लटकाए अपने स्कूल के ग्राउंड से होते हुए अपनी क्लास की तरफ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, किस स्टैंडर्ड में कितने बच्चे आए हैं, कितना अटेंडेंस है, कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, कुछ समझ नहीं आता है। कब तक? जब हमारे क्लास में जाकर हम बैग रखकर वापस असेंबली लाइन में लगते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, असेंबली लाइन में तब हम सब लोग एक सिस्टमैटिक लाइन में खड़े होते हैं, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज लाइन में खड़े होते हैं। तब जाकर समझ में आता, अच्छा आज स्टैंडर्ड 8th में इतनी अटेंडेंस है, आज स्टैंडर्ड 9th में इतनी अटेंडेंस है। स्टैंडर्ड 10th की लाइन छोटी लग रही है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं आए, ज्यादा अटेंडेंस नहीं है। क्यों? आज एग्जाम है। मतलब प्लीज समझने की कोशिश करना, वो एक स्टेटमेंट है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in a tabulated format between columns having column heading known as captions and rows having row heading known as stubs, capable enough of generating the desired information. जो भी जानकारी आप उससे जनरेट करना चाहते हैं आप जनरेट कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटी रखने वाला जो चीज होता है उसको कहते हैं स्टेटमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सफलता बैच आप लोग देख रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री बैच है फॉर May 25, September 25 और January 26 स्टूडेंट्स। ये बैच आप लोगों के लिए पूरी टीम YouTube पर लेकर आ रही है। पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन हम लोग ICI स्टडी मटेरियल से यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हम लोग सफल बना सके। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे